सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी करने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट ये गलती जरूर करेंगे। और ये कौन सी गलती है, इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा ठहरिए, स्किप करके वीडियो को चले जाइएगा। आप फिर जाओगे और फिर 89 मार्क्स लेकर के चले आओगे और फिर 81 मार्क्स आएगा और फिर से वही रोना कि एक नंबर से हम फेल हो गए, एक नंबर से फेल हो गए, नेक्स्ट सीटेट देना है, नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। अरे नेक्स्ट सीटेट का चक्कर छोड़ो, क्योंकि हम आपको वो ट्रिक बता रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो बैच चल रहा है चक्रव्यूह बैच का, इस बैच में सीडीपी को डील करने का वो ट्रिक बता रहे हैं जो यूट्यूब पर बहुत कम लोग बताएगा, जो यूट्यूब पर बहुत कम लोग बताएगा। और खास करके पेड कोर्स वाले तो बताएंगे ही नहीं, पेड कोर्स वाले तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप 1-2 नंबर से फेल नहीं होइएगा तब तक उनका क्लास खरीदेगा कौन। इसलिए ये पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें यूट्यूब के कमाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अभी परमानेंट कहीं सेटल हैं। यूट्यूब सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों से जुड़ सके। और मेरा भी एक व्यू है कि YouTube जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी का साधन है, इसलिए इसको बनाए रखा जाए, क्योंकि हमने भी कभी YouTube का हेल्प लिया है। तो ये गलती मत करना। और वो गलती क्या है, वो इस 30 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस, जो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। और चक्रव्यूह बैच का यह जो क्लास है, यह क्लास 4th है। और इस 4th क्लास में करेंगे 30 क्वेश्चन और देखेंगे कि आपका 30 में 30 आता है या नहीं, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका 30 में 30 आने लगा है और आने लगेगा। क्योंकि पिछला क्लास अगर आप देख चुके हैं तो अब आपका 30 में 30 जो सेट है, सेट में मार्क्स आने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल और इस पूरे प्रैक्टिस को देखिए और तब जज कीजिए कि ये जो क्लास है वो आपके लिए है कि नहीं। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अब आप हमें एफबी पर भी मिल सकते हैं, यानी कि अब हमारा वीडियो एफबी यानी कि फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर इसी नाम से है, सार एकेडमी नाम से पेज है, उस पेज को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उस पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आप हमें फेसबुक पर भी मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक शिक्षक, आज पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, डील करते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थी के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। एक हमारी व्यूवर्स है, उन्होंने कहा कि सर आप आंसर देने का मौका दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जल्दी में पढ़ते हैं और खुद से आंसर लगा देते हैं। तो ठीक है, आज हम आराम आराम से बताएंगे और आराम आराम से एनालाइज करेंगे एक एक ऑप्शन का, और उसके बाद आप कमेंट करते रहोगे, ठीक है। तो एक टीचर है, विद्यार्थी को स्वयं की चिंतन यानी कि सेल्फ इमिटेशन है ना, यानी कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस, खुद के चिंतन करने के लिए कह रही है। तो किस तरह का स्किल्स यानी कि विच काइंड ऑफ स्किल्स शी इज फोकसिंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के बीच में किस तरह के स्किल्स को डेवलप करना चाह रही है वो शिक्षिका, बताइए। तो आपको हम सवाल समझा दिए, किस तरह का स्किल्स जो है स्टूडेंट के बीच में वो डेवलप करना चाह रही है। एक टीचर किस तरह का स्किल डेवलप करना चाह रही है जिसके जरिए से बच्चा स्वयं से सोचने लगे और खुद से ही करने लगे। डिक्लेरेटिव या अधिसंज्ञानात्मक या प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ नहीं होगा और प्रोसीजरल नहीं होगा, क्योंकि सवाल को समझिए क्या बोल रहा है। शिक्षिका विद्यार्थी में उनकी स्वयं की चिंतन बताइए, प्रोसीजरल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, शब्दार्थ भी नहीं होगा। अब बताइए डिक्लेरेटिव और मेटाकॉग्निटिव में से कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। रुक गया ना, आप ही लोग तो कहते हो कि सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो 2 ठो कर दिए, 2 ठो में आंसर करो, आंसर करो। कमल जी, अगर कमल जी आप आ गए हैं तो आप भी आंसर कीजिए। देखिए डिक्लेरेटिव भी नहीं होगा, घोषणात्मक मतलब कि बच्चा घोषणा कर देगा या शिक्षक घोषणा कर देगा, तो इसमें डिक्लेरेटिव भी नहीं होगा। सही होगा मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव क्या होता है? मेटाकॉग्निटिव मतलब होता है कि सोच के बारे में सोचना, सोच के बारे में सोचना। मान लिया ये सोच है और इसके बारे में भी सोच रहे हो, तो सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निटिव कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग की सोच क्या है? आप लोग की सोच है कि सीटेट पास करेंगे, सीटेट पास करने का सोच है। अब आप सीटेट के बारे में सोच रहे हो, तो सोच के बारे में सोच रहे हो तो मेटाकॉग्निटिव कहलाता है। तो मेटाकॉग्निटिव इसका राइट आंसर होगा। फेसबुक पर देखने वाले लोग भी हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो जो है फेसबुक पर भी जाएगा। और बहुत हम देर कर दिए फेसबुक का आईडी बनाने में, जबकि फेसबुक पर ज्यादा डिमांड है इसका, है ना। और बहुत अच्छे से फॉलोवर बढ़ भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा थैंक यू जो लोग फेसबुक पे हमें सब्सक्राइब कर रखे हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है?
किसी विद्यार्थी के संरचनात्मक यानी कि संरचनात्मक है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा सही है, सुसाध करने में सहायक है। संरचनात्मक खुद से कंस्ट्रक्ट करके पढ़ने वाला विद्यार्थी के बीच काज करने की संरचनात्मक समझ को, कंपटीशन प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा संरचनात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, चर्चा और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, वेधन और अभ्यास को, या पनिशमेंट को। देखो सबसे पहले तो बात समझ लो कि हम शुरू में ही बता दिए हैं कि हमारा जो वीडियो देखेगा वो ऐसा ट्रिक सीखेगा जो सीडीपी में 30 में 30 लाने वाला होगा। ठीक है, अब 30 में 30 कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जो ऑप्शन नहीं होगा उसको काटो। तो सवाल क्या है, सवाल है पॉजिटिव, सवाल क्या है, सवाल है पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करना, संरचनात्मक समझ जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले पनिशमेंट नहीं दीजिएगा, डील और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, दोनों निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव है। अब आगे डिस्कशन एंड डायलॉग या कंपटीशन। तो सबसे पहले आप ये प्रतियोगिता कर दीजिए, क्योंकि 1 to 8 में प्रतियोगिता नहीं करवाना। सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर क्या हो जाएगा बी। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में खाली जगह को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, या फिर हीनता की भावना, इनमें से किसको सक्रिय करना चाहिए प्रभावी अधिगम के लिए। इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षिका को, टीचर को विद्यार्थी में कौन सा स्किल्स को एक्टिव करना चाहिए, बताइए बताइए। इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग चिल्ड्रेन, या फिर सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग चिल्ड्रेन, या सेंस ऑफ इनफीरियरिटी अमंग स्टूडेंट। हीनता की भावना, देखो हीनता और प्रतिस्पर्धा दोनों काट दो, अब इन दोनों में से आंसर करो। बोलते हो कि आंसर करने का मौका दीजिए, दे तो रहे हैं। इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग चिल्ड्रेन, या फिर एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा या क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, बताइए दोनों में से क्या होगा। अच्छा, तो हम बताएं, देखिए सही होगा वृद्धिशील, अस्थायी नहीं मानना है ना, बल्कि प्रोग्रेसिव मानना है। तो सही आंसर, अरे हम इसको काट दिए, हम बोल रहे हैं क्या काट रहे हैं क्या, अस्थायी नहीं मानना है यानी कि प्रोग्रेसिव मानना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, या फिर साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल सीटेट आप पास कीजिएगा तो आपके पापा ने कहा है कि बुलेट दिला देंगे या शादी करा देंगे। लड़की है या लड़का है, लड़का है तो बुलेट करा देंगे, लड़की है तो शादी करा देंगे। अरे सॉरी, थोड़ा जेंडर बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई लड़का भी है तो शादी करवा देंगे, क्योंकि लड़का भी शादी करना चाहता है, तो जेंडर बैलेंस नहीं करना है। तो अगर ये मोटिवेशन मिला तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला। आप किस वजह से पढ़ रहे हो कि एक बुलेट खरीद पाओगे, पापा दिलवा देंगे, या फिर इस वजह से पढ़ रहे हो कि पापा हमारा शादी करवा देंगे, एक्सटर्नल मोटिवेट हो। लेकिन जो बच्चा या जो शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए पढ़ रहे हैं कि सीटेट पास करेंगे, मेन एग्जाम देंगे, उसके बाद हम जब जॉब पकड़ लेंगे तो सोसाइटी में मेरा एक नाम होगा, रिस्पेक्ट होगा, और लोग मेरी बातों को सुनेंगे समझेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं, तब तो भाई आप क्या है, इनर मोटिवेशन वाले आदमी हो, अंदरूनी तौर पर मोटिवेटेड हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, आप बताइए। दंड से बचने के लिए गिरिकाज करना, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, और है तो ये नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, या फिर साथियों को प्रभावित करने के लिए भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। कौन नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जीतने के लिए भी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये इंटरनल मोटिवेशन है, ये इंटरनल मोटिवेशन है, यानी कि एक्सटर्नल नहीं है। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ये भी एक्सटर्नल है। ठीक है, इनर मोटिवेशन हो, बहुत मेहनत लगता है और आप लोग स्किप करके चल देते हो। अब बाकी मेरा क्या, हम तो टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं, 1 रुपये का कुछ फायदा नहीं है। बस यूट्यूब पर बस सिर्फ टाइम दिया जा रहा है, कब वो दिन आएगा जब कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। आप लोग कर ही नहीं रहे हो, आप लोग चाहते तो कर देते लेकिन नहीं कर रहे हो सकता है कुछ रह गया होगा हमसे ही कमी।
खा, खाली जगह के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि खाली जगह होने की संभावना है। ठीक है, किसके इस्तेमाल से? ब्लैंक्स इज लाइकली टू स्टूडेंट अचीवमेंट ब्लैंक्स। कंटेक्चुअलाइज करिकुलम यानी कि प्रासंगिक प्रासंगिक के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है। देखिए, प्रासंगिक पाठ्यक्रम सही है, ये सही है, लेकिन कमी नहीं होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से कमी नहीं होगा। कमी काट दो भाई, क्या ये ऐसे है? अच्छा, सामाजिक सहयोग से वृद्धि होगी या सामाजिक बहिष्कार भी निगेटिव है। सही आंसर हो जाएगा सी। देखो, हम इतना इजिली डील कर रहे हैं, इतना इजिली डील कर रहे हैं। बहिष्कार, कमी, ही, जटिल, रटना, परिभाषा सब निगेटिव टैग वर्ड है, और निगेटिव है तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति बताइए। द स्ट्रेटजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। बताओ, आ गया? देखो, मेटाकॉग्निशन नहीं होगा, इसको हम काट दे रहे हैं। अब आप लोग दो जवाब, अब तो आ जाना सही जगह पे। देखो, सार्थक भागों में समूहित करना है तो एसिमिलेशन भी नहीं होगा। ठीक, अब बता दो, चंकिंग और कंडीशनिंग में से कोई एक होगा। इसको हम आपके हाल पे डाल देते हैं। हम दो तो काट चुके हैं भाई, ये नहीं बोल रहा कि सब बिना बताए निकल गए, नहीं, हम दो काट चुके हैं। और ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी करवा चुके हैं, 500 पीवाईक्यू के सीरीज में भी, जो फरवरी वाला था उसको हम बोले आप लोग को कि उसको भी आप लोग देखिए, उसमें भी करवा चुके हैं। और फिर इधर जो प्रैक्टिस करवाए थे 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, ये अरे हिंदी सीडीपी में, उसमें भी करवा चुके हैं। तो इसलिए ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि हमने नहीं बताया तो, लेकिन बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े एक एक कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? देखो, हम लोग का एक सिनेरियो बना हुआ है कि अगर लड़की है तो उसको गुलाबी कपड़ा पसंद होगा, गुड़िया पसंद होगा, रोटी बेलना पसंद होगा, और इस तरह की चीजें पसंद होगी। और लड़का है तो उसको बाइक चलाना पसंद होगा, कार चलाना पसंद होगा, और उसको ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा पसंद होगा, या फिर नीला कलर का कपड़ा पसंद होगा, ये होगा। तो ये ऐसी जो धारणा, वो क्या है? जेंडर कंसिस्टेंसी, यानी कि जेंडर निरंतरता की धारणा है, जेंडर सशक्तिकरण का, या जेंडर विविधता का, या जेंडर रूढ़िवादिता। देखो, जेंडर रूढ़िवादिता की धारणा है, क्योंकि जेंडर बाइसनेस हम लोग कर रहे हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप कर रहे हैं। स्टेरियोटाइप क्या होता है? जो धारणा कई वर्षों से चली आ रही है, तो ये धारणा कई वर्षों से चली जा रही है कि लड़की जो है गुड़िया ही से खेलेगी और लड़का जो है बंदूक से खेलेगा। ये धारणा कई वर्षों से चली आ रही है और ये धारणा लगातार चली आ रही है, तो इसको बोला जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। और इस स्टेरियोटाइप को बहुत सारी महिलाओं ने तोड़ा भी है, जैसे किरण बेदी, इन्होंने इस स्टेरियोटाइप को तोड़ा है कि आईपीएस ही बन सकती है लड़की। अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर में एक कुरैशी और एक सिंह करके कोई थी, वो दोनों जो हमारी बहनें हैं, है ना, जो देश की बहनें हैं, उन लोगों ने भी ये स्टेरियोटाइप को तोड़ा है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ गुड़िया से खेलती हैं, बल्कि बंदूक से भी खेलती हैं, क्योंकि पूरा ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया था, उनके हाथ में छोड़ दिया गया था। हुमा कुरैशी और एक और करके कोई सिंह थी, ये दो लोग थी। तो ये जो है, ये रूढ़िवादिता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक रूढ़िवादी सोच चल चुकी है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों को रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो खाली जगह को बढ़ावा दे। किस तरह की गतिविधि करवाना चाहिए एक टीचर को? जो निराशा को बढ़ावा दे, जो अभिसारी चिंतन को बढ़ावा दे, या जो अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे, या जो रटने को बढ़ावा दे। देखिए, रटना तो आप काट दीजिए, है ना। चलो आप कमेंट करो, बहुत जल्दी हो, जल्दी हम बोल रहे हैं, बात भी सही है। किसी ने हमें कहा है कि सर आप थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, होपलेसनेस भी काट देते हैं। अब अभिसारी और अपसारी में कमेंट करो। देखो, बता देते हैं, सी होगा, डायवर्जेंट थिंकिंग। देखो, इंग्लिश में याद रखोगे इसको, डायवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक ही बिंदु को कोई विद्यार्थी कई तरह से सोच रहा है, डायवर्जेंट थिंकिंग कहलाया। और एक ही बिंदु को कोई विद्यार्थी सिर्फ एक ही तरह से सोच रहा है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाया। रहेगी बात याद? चलो ठीक है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक खाली जगह गतिविधि है। सीखना किस तरह की गतिविधि है?
सीखना किस तरह की गतिविधि है ना? अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट, लर्निंग इज प्राइमरीली एक्टिविटी, मैकेनिकल यांत्रिक है, बिहेवियर है, निष्क्रिय है या सामाजिक है। आया आया उठ पार के पीछे, यांत्रिक नहीं होगा, बिहेवियर नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, सोशल इज राइट आंसर। सीडीपी में आएगा 30 में 30। बस करना इतना है कि व्यू करना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करना है। हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बहुत अफसोस होता है, कल एक वीडियो हम अपलोड किए, एक दिन सिर्फ गैप करके कहीं बिजी रह गए थे। 15 तारीख को वीडियो मेरा अपलोड नहीं हुआ था। उसके बाद जब हम 16 तारीख को वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को ना यूट्यूब रिकमेंड करता है और ना जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग व्यू करते हैं। बताइए कि ये क्या ऐसा डिमोटिवेट हमें कर देते हैं आप लोग, जिससे कि लगता है कि पूरा छोड़ दें, सब चीज छोड़ दें, सब चीज छोड़ दें, हम अपने पढ़ाई करें, वो बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है, अगर कर रहे हैं तो कुछ सक्सेस मिले तब तो मोटिवेट रहे। शेयर कर दिया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा एक लाइक देने से, मेरा ये जाएगा कि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, बस यही बात है। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है। देखिए रीजन एसेशन, रीजन एसेशन में क्या करते हैं विद्यार्थी, दोनों पढ़ लेते हैं अब फिर इसको पढ़ने लगते हैं, इसको ऑप्शन को पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों पढ़ना है, पढ़ने के दौरान ही इसको काट छाट कर देना है। शिक्षा सफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का तो पुनः उत्पादित करें। ये तो स्टेटमेंट सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। जो का तो का उम्मीद आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वो अपना भी कुछ जोड़ेगा, वो सृजनात्मक बच्चा होगा तो सृजन करेगा कुछ और। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्या है, जो का शिक्षा असफल हो जाती है। हाँ, अगर सफल होती लिखा रहता तो ये गलत हो जाता, असफल हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। जानकारी का पूरा उत्पादन, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो बताइए, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ 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 हाँ, ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या करता है का, या ए आर ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नहीं, ए और आर सही है और ए सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए का, क्योंकि दोनों में जानकारी की ही बात की गई है। यहां भी जानकारी है और शिक्षा है, हाँ सीखना है और सीखने की बात की गई है, और यहां भी सीखने की बात की गई, इसलिए सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या करता है ए का। और स्पीड चलते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की खाली जगह की भागीदारी आवश्यकता होती है। अच्छी लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट है वो कैसे भागीदार रहेंगे, जैसे आप लोग कैसे इसमें अरे इन्वॉल्व रहोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सीडीपी पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे इन्वॉल्व रहोगे, क्या पार्शियल इन्वॉल्व रहोगे, एक तरफ सीडीपी पढ़ोगे, एक तरफ कमेंट में कहते रहोगे हाय हैना जी, मीना जी, लीला जी, सिटी जी, हाय मनोज जी, रिंकी जी, पिंकी जी, अंकित जी, ये करोगे, यानी कि पार्शियल ही हो। पैसिव यानी कि एक तरफ वीडियो चला के छोड़ दोगे और फिर उधर 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 जाते रहोगे, ये पैसिव हो गया। तो इस तरह से नहीं, और विनम्र भी नहीं, बल्कि एक्टिव, आपको एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है, तो एक्टिव, पूरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ए। अधिक संज्ञानात्मक कौशल क्या है, अधिक अधिक संज्ञानात्मक कौशल चिंतन अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर होता है, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता है। चलिए बोलिए, रुक गया ना, बोलो। चलो ऑप्शन पहले काटते हैं, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत हो गया, प्रभावित करते हैं मेटाकॉग्निटिव। केवल विषय नहीं रटना भी गलत हो गया। विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं, या चिंतन और निगम को नियमित करते हैं, देरी को नहीं दर्शाते हैं, ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। कक्षा में शिक्षक व अभ्यर्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय। बताओ बताओ, कमेंट करो, रुक गए आप लोग ही तो कहते हो कि रुका कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास यही 30-40 मिनट टाइम बचता है सामने, जो आप लोगों के साथ हम जुड़ पाते हैं, एकदम ठेठ हिंदी में समझाते रहे। हाँ, मोटिवेशन तब बढ़ेगा फाइनली हम डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट अच्छा 40-50 हजार का करेंगे, कब, जब कम से कम 10 सब्सक्राइबर आ जाए। इसमें ये हमको समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको कुछ मतलब अचीवमेंट होता जाएगा, ये चीज होना चाहिए।
कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय नहीं, छात्र अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं, अध्यापक छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। डी तो ऐसे ही काट दो। चलो नेक्स्ट 14 नंबर का सवाल। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, हल तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाता है? समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके, है ना, लक्ष्य से आरंभ करके, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन विच वन बिगिंस फ्रॉम द गोल एंड मूव्स बैक सिक्वेंटली टू फिगर आउट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? लक्ष्य को निर्धारण कर देना है, लक्ष्य से लक्ष्य से आरंभ करके अब पीछे की तरफ चलना है। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी, एल्गोरिदम, कलन विधि या स्मरण सहायक विधियां? इनमें मिक्स नहीं होगा, अनुरूपक होगा या फिर वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी होगा। एल्गोरिदम भी, एनालॉजी भी नहीं होगा। बी और सी में कमेंट करो, ठीक है? बी और सी में कमेंट करो, बी और सी में कमेंट करो, बी और सी में कमेंट करो। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, या उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि गलती करना छोड़ ना दें, या उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, या फिर या फिर या फिर शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए बच्चे के, अच्छा छोड़ दो, अभी नहीं, कमेंट कर दो। चलो हम ही बता देते हैं। बच्चे के साथ चर्चा करना सबसे पॉजिटिव है, और शिक्षक बच्चे को समझे ये भी जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी? एक टीचर है, मान लिया हम ही टीचर हैं, तो आप लोग को इनर मोटिवेशन के लिए हम क्या करेंगे बताइए? यही करेंगे कि सीटेट पास करो, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, आदर मिलेगा, लोग बात सुनेंगे। अभी क्या है, अभी नौकरी में अगर नहीं हो आप लोग तो कहीं पर भी खड़े होकर के कुछ बोलोगे तो अच्छा ना ऐसे बकता रहता है, ये इसका तो यही काम है, इस तरह से। और अगर नौकरी में रहोगे और गलत ही बोलोगे, कुछ ज्यादा ही बोल लोगे, तो लोग आपकी बात को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपकी एक अपनी औकात होगी। तो इनर मोटिवेशन यही है कि हमको नौकरी इसलिए लेना है ताकि जो है मेरा एक अलग नाम हो। इसलिए नहीं लेना है कि बुलेट पापा खरीद के दे देंगे, मेरी शादी करवा देंगे, ऐसा नहीं। शादी तो होना ही है आज में कल। ये चीज रूप से प्रेरित, आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए टीचर क्या करेगा? हम तो भाई क्या करेंगे बता रहे हैं, बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, उसके तुम्हारे अंदर डर डाल देंगे और भय डाल देंगे। अरे नहीं भाई, भय कहाँ डाल रहे हैं तुम्हारे अंदर, शायद थोड़ा बहुत बोल देते हैं। बाय गिविंग कंपिटिटिव टेस्ट भी नहीं लेना है। चलिए, व्यक्तिगत निपुणता लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, या वास्तविक इनाम जैसे ट्रॉफी? ये दोनों में से बताइए, ये दोनों में से बताइए, सीआरडी में से, सीआरडी में से बता दीजिए। चलो डी कट गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? योजना बनाने, जांचने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता बताइए। अपने ही अधिगम में, रटना नहीं होगा, रटना नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा डी, मेटाकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना? बताइए। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, जिन पियाजे के द्वारा अधिगम को इजी बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग? बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को गतिशीलता, हाँ शिक्षक की गतिशील होना भी चाहिए शिक्षक को। प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल, हाँ कई तरह के शिक्षण सामग्री को इस्तेमाल करना चाहिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोवाइडिंग मॉड्यूलिटी एंड नोवेल एक्सपीरियंस, हाँ बीच बीच में देना भी चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि इंश्योरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, हाँ ये सुनिश्चित करना कि कौन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है और कौन नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा डी, डी यानी कि ऑल। नेक्स्ट, आप लोग भी कर सकते हो सकता है कि आपको आंसर लगे सी, हम लगा दिए डी, ये हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं सर हो सकता है कि बी होगा 1 2 3।
डी वाला नहीं होगा। ऐसे हो सकता है क्योंकि हम उस पर फिर एनालाइज करेंगे। हो सकता है हम पढ़ा रहे हैं ये फ्लो फ्लो में चल रही है, तो एक आध क्वेश्चन वैसा भी देखा करो आप लोग, क्योंकि भाई हम फ्लो फ्लो में पढ़ा रहे हैं चल रही है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे रेयर होगा क्योंकि मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ आता हूँ। लेकिन आप भी ये बात कर सकते हो। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया क्या कहलाती है? देखो, एक जो टीचर है वो जो है ना जेंडर बाइसेंस से ग्रसित है ना, जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित है। उसको ये लगता है कि क्रिकेट के बारे में खाली लड़का ही जानता है, लड़की लोग नहीं। तो ये क्या हो गया? तो ये तो भाई जेंडर इंप्रूवमेंट थोड़ी हुआ, जेंडर बाइसनेस हुआ। जेंडर बाइसनेस इज राइट आंसर। 20, बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन को, या दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को? बताइए। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को नहीं, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को बिल्कुल नहीं, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यही सही आंसर होगा। चलिए बी। किस स्तर पर बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों में मशाएं और इरादे हो सकते हैं? ये तो हम नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि ये हो गया जिन पियाजे का, जिन पियाजे हम पढ़ा चुके हैं। अरे हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जान मान वाली बात किसमें आती है? ठीक है, बताइए। हम तो नहीं बताएंगे इसमें, हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हम जिन पियाजे पढ़ा चुके हैं। और अगर आप जिन पियाजे नहीं पढ़े हो तो जाओ प्ले लिस्ट पे पढ़ो, कौन मना कर रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? हाँ, ये भी पढ़ा चुके, इससे भी ऑप्शन में जो आएगा नहीं बताएंगे, बता दें। अच्छा ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर, या फिर संज्ञानात्मक बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास पर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर, या बच्चों के स्मरण कौशल पर? देखो, मानकीकरण ये भी निगेटिव आ गया तो कट गया, और स्मरण भी निगेटिव आ गया तो कट गया, और फिर क्या है? संज्ञानात्मक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास के पहलू पर, यह भी कट गया। अब ए वाला पढ़ते हैं। ए में क्या लिखा हुआ था? ए में लिखा हुआ है कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। सही आंसर यही है। नेक्स्ट 22 के बाद 23। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर व्यक्ति बुद्धि का आलेख है? देखो, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर इंटर करके उसके बारे में जानना है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल खुद के बारे में जानना। तो यहां पर सवाल है इंटरपर्सनल के बारे में कि हार्वर्ड गार्डनर के इंटरपर्सनल बुद्धि का आलेख करती है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, या खुद का तो भाई इंट्रा हो जाएगा, खुद का इंट्रा हो जाएगा। इंट्रा इंट्रा याद रखिएगा। और इंटर, हम लोग इंटर करते हैं ना किसी रूम में, किसी के दिल में, किसी के दिल में भी इंटर कर जाते हैं कभी कभी। तो दूसरे के बारे में जानना, तो यही सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वैगिस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? बताइए। लैंग्वेज, परिकल्पना, स्कीमा, या इनाम व सजा? रुक जा रहे हैं, चलिए ये आसान है, चलिए ज्यादा नहीं रुकते। स्कीमा कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। कौन कहते हैं? पियाजे। रिवर्ड्स एंड पनिशमेंट भी पियाजे और क्या बात है, मैचुरेशन भी पियाजे की बात है। लैंग्वेज को महत्व देते हैं वैगिस्की, और जहां वैगिस्की होगा वहां लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? सीखने का आकलन यानी कि असेस करना है कि बच्चा कितना सीखा, उसका लर्निंग कितना हुआ, इसको असेस करना है। तो बच्चे, टीचर को क्या करना चाहिए? क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, प्रोजेक्ट देना चाहिए, पोर्टफोलियो, या आत्म आकलन, सेल्फ असेसमेंट? टीचर को सब करना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, सही हो जाएगा सी। 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2020 के अनुरूप मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? या फिर विद्यार्थी व उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन करना, ये इसकी जानकारी देता है। बताइए आप ही लोग अब। या विद्यार्थी के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उसकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, इसकी, या विद्यार्थी के रटने? बताइए, रटना तो कट गया।
अब एबीसी में बताओ, सबसे सॉलिड ऑप्शन यही है कि द गैप डिफिशियंस, क्योंकि हम लोग सीखने की ये कर रहे हैं ना, असेस कर रहे हैं ना, तो यही होगा द गैप एंड डिफिशियंस इन स्टूडेंट्स लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलवर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? बता दो अब तुम ही लोग, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ। अब मैं समझ गया भाई, इसको अगर नहीं बताओगे तो समझो कि अभी तक का पूरा मेहनत किया हुआ मेरा चल गया पानी में, यानी कि तुम लोग हो भैंस, आ गई भैंस पानी में। लिखने क्षमता लिखने संबंधित अक्षमता, ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ग्राफिया होगा, तो डिसग्राफिया लिखने लिखने संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन विकार है, और डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित है, और डिस्पैरेक्सिया जो है आपको भ्रम की स्थिति है। तो आंसर हो गया आपको डी 28। अब सेशन लगभग खत्म होने वाला है, तो सेशन अगर खत्म होने वाला है तो आप लोग इसको शेयर कर दो और कमेंट जरूर करो जिस राज्य से भी देख रहे हो। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लो और कमेंट करो कि किस राज्य से आप देख रहे हो। इनमें से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थी के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? श्रवण विद्यार्थी के सफल समावेशन में विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने में, विद्यार्थी की मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देने, बाद में उपयोग करने के लिए टेप का दत्त काज करने में, या दत्त काज के लिए मौखिक निर्देश। श्रवण विद्यार्थी यानी कि सुनने में अक्षमता है इसको, तो क्या पूछ रहा है? सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि उसको सिखाने में बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। सुनने अक्षमता है तो विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने दे, अपने आप से तो बात कर ही सकता है, सुनने में अक्षमता है, बाधा उत्पन्न कौन करेगा? तो यहाँ पर बाधा पूछ रहा है, यानी कि निगेटिव। विद्यार्थी को मौखिक रूप के बजाय परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही सही गलत है, जो गलत होगा वही सही होगा। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त काज के निर्देश दें। टेप सुन के क्या करेगा, सुन ही नहीं पाता है, तो गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा ये डी, दत्त काजों के लिए मौखिक निर्देश। चलो, नहीं, देखो बोला ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए बी डी तीनों सही है। सवाल पूछा बाधा, तो जो गलत है वही सही है, सी। देखो अभी अभी हम निकल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा देखो, ध्यान से कमेंट करो। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत खाली लगाते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, या गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन, या ना ही गुणात्मक ना ही मात्रात्मक। कमेंट करो। केवल केवल कट गया, ना ही कट गया, सही आंसर हो जाएगा सी। लास्ट एंड लिस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और कमेंट योर स्टेट नेम, राज्य का नाम जरूर लिखो। फेसबुक पर लोग जो देख रहे हैं पेज को फॉलो करो, और पेज में ही हम कमेंट डाल देंगे, फेसबुक वाले कमेंट डाल देंगे यूट्यूब चैनल का, उस चैनल पर विजिट करो, डेली क्लास 8 बजे देखो, और सीटेट में 100% सीटेट पास करो। सीडीपी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक शिक्षिका यह ध्यान रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान है, जोखिम लेते हैं वाले हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? अरे फिर वही शिक्षिका जो है जेंडर बाइसनेस कर रही है, लड़का लड़की में भेदभाव कर रही है। ऐसे ही हम लोग के टाइम होता था, जो टीचर था लड़की लोग को नहीं मारता था, है ना, महमूद नाम था उनका। और एक टीचर थे, एक टीचर थे लड़की लोग को नहीं मारते थे, और लड़का लोग को गधा बना के मारते थे। ये भी तो जेंडर बाइसनेस हुआ कि लड़का पिटा सकता है, लड़की नहीं पिटा सकती है, हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बड़ा बेईमानी हुआ हम लोग के साथ भी। तो ये हो जाएगा जेंडर बाइसनेस ए। ठीक है, हो गया जेंडर बाइसनेस। तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हम लोग किए हैं कितना सवाल, आप लोग सब लोग मिल करके कितने सवाल को कंप्लीट किए हैं? 30 सवाल को, और 30 सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम है। और ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक दिन भी गैप होता तो व्यू कम हो जाता। सब्सक्राइब